अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। सिंहासन बत्तीसी। आइए सुनते हैं पांचवी पुतली की कहानी। राजा भोज को संबोधित करते हुए लीलावती नामक वो पांचवी पुतली बोली, हे राजन, तुम इस सिंहासन पर बैठने के लिए काफी व्याकुल हो। अपने मन की व्याकुलता को शांत करके पहले अपने अंदर उन गुणों का संचार करो जिन गुणों के आधार पर राजा विक्रमादित्य को इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वैसे तो राजा विक्रमादित्य की बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, परंतु मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूं जिससे तुम्हें विक्रमादित्य के गुणों के बारे में ज्ञात होगा। साथ ही तुम्हें यह जानने में भी मदद मिलेगी कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो या नहीं। सुनो। एक दिन राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ था कि अचानक दो व्यक्तियों ने दरबार में आकर राजा का अभिवादन किया। राजा ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा के पूछने पर उन दोनों व्यक्तियों में से एक ने कहा, राजन, हम दोनों यूं तो अभिन्न मित्र हैं, परंतु हमारे बीच एक लंबे अरसे से वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। इस कारण हम अनेक पंडितों, ज्ञानियों एवं विद्वानों के पास भी गए और हमने उनसे अनुरोध किया कि वे हमारे इस झगड़े का निवारण अपने विवेक से करें। तुम्हारे बीच जो द्वंद्व है उसका क्या कारण है, हमें स्पष्ट रूप से बताओ ताकि हम तुम दोनों के साथ मध्य संधि करा सकें। राजन, हमें बहुत से राजाओं और विद्वानों ने भी यही बताया कि आप ही वो महान व्यक्ति हैं जिनके द्वारा हमारे बीच का द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। सुनो राजन, मेरे और मेरे मित्र के बीच जो झगड़ा है वो विचारों का झगड़ा है। मेरा विचार है कि भाग्य बड़ा होता है तथा मेरे मित्र का मत है कि भाग्य बड़ा नहीं होता बल्कि कर्म महान होता है। अब आप ही हमें तर्कपूर्वक बताएं कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है और कौन छोटा। राजा विक्रम उन व्यक्तियों की बातें सुनकर कुछ देर खामोशी से उनके प्रश्न पर विचार करने लगे कि उन्हें क्या जवाब दिया जाए जिससे ये संतुष्ट हो जाएं और बात भी सत्य तथा तर्क पर आधारित हो। कुछ क्षण विक्रम ने विचार करने के बाद कहा, आप दोनों हमारे पास 6 माह पश्चात आए, तब हम तर्क के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे कि कर्म और भाग्य में बड़ा कौन है। राजा से यह बात सुनकर दोनों व्यक्तियों ने राजा को प्रणाम किया और वापस चले गए। उनके जाने के बाद राजा विक्रम को ये चिंता सताने लगी कि किस प्रकार पता लगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। इसी चिंता से ग्रस्त होकर एक दिन राजा विक्रम ने अपना महल छोड़ दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। जंगल में तप एवं विचरते हुए एक दिन जब वो जंगल से बाहर निकले तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहां एक ऐसे राज्य में पहुंच गए थे जो कि अत्यंत सुंदर था और वहां की जनता बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही थी। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राज्य धन व अन्न से परिपूर्ण था। चलते चलते राजा को एक व्यक्ति ने टोका, तुम इस नगर में अजनबी मालूम होते हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो? उस व्यक्ति ने कई प्रश्न एक साथ कर दिए। मेरा नाम विक्रम है और मैं धारा नगरी से आया हूं। ये नगर मुझे बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैं यहां रुक गया। मैं राजा से मिलकर कोई काम पाने की चेष्टा करूंगा। तुम राजा के पास काम करके कितना धन कमाना चाहोगे? व्यक्ति ने विक्रम से पूछा। मैं राजा से अपने काम के बदले 1000 रुपये रोजाना कमाना चाहूंगा, विक्रम ने उत्तर दिया। विक्रम की बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, 1000 रुपये प्रतिदिन तो बहुत ज्यादा हैं।
क्या तुम में कोई विशेष बात है जो इतना वेतन पाने की इच्छा रखते हो? अगर कोई विशेषता है तो बताओ। मैं किसी भी मुसीबत के समय काम आ सकता हूँ, ये मेरी विशेषता है। तथा कठिन से कठिन परिश्रम से भी मैं नहीं घबराता। इस कारण मैं राजा से इतना वेतन चाहता हूँ। उस व्यक्ति से विक्रम ने अपनी योग्यता प्रकट करते हुए कहा, अगर तुम किसी कठिन वक्त में काम आ सकते हो तो मैं तुम्हें 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दूंगा। तुम मेरे यहाँ कार्य करो, व्यक्ति ने कहा। उस व्यक्ति की पेशकश के सामने विक्रम को इनकार की गुंजाइश नहीं दिखाई दी। अतः वो उस व्यक्ति के साथ रहकर उसका काम करने लगा। पहले दिन का वेतन जब उसके हाथ में आया तो विक्रम ने उसमें से आधा तो ब्राह्मणों को दान कर दिया। बचे हुए रुपयों में से सन्यासियों को भरपेट भोजन कराया और केवल अपने लायक खाना खरीदकर बाकी बचे हुए पैसे भी भिक्षुओं को दान कर दिए। अब उसके पास केवल एक समय का खाना बचा था, जिसे वो खाने के लिए बैठा ही था कि एक योगी ने आकर उससे खाना मांगा। विक्रम ने अपने आगे रखा हुआ सारा खाना उस योगी को दे दिया और स्वयं पानी पीकर लेट गया। लेटते ही उसके मस्तिष्क में ये विचार कौंधा कि मैंने कर्म तो किया और उसका फल भी मुझे मिला, इसके बावजूद भी मैं खाना नहीं खा सका क्योंकि मेरे भाग्य में खाना था ही नहीं। इसलिए कर्म से बड़ा भाग्य होता है। परंतु विक्रम ये सोचकर संतुष्ट हो गया कि अगर भाग्य में न होने के कारण खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, कर्म करने से धर्म तो मिला, कुछ पुण्य के काम तो हुए जिससे मन प्रसन्न हुआ। एक दिन वो सेठ जिसके यहाँ विक्रम नौकरी करता था कहीं विदेश जाने की तैयारी कर रहा था कि उसने विक्रम से पूछा, विक्रम, मुझे तो कुछ दिन के लिए विदेश जाना है, तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी इच्छा मुझे बताओ। सेठ जी, मैं आपका कर्मचारी हूँ और आप मेरे मालिक हैं। नौकर होने के कारण मेरा ये कर्तव्य बन जाता है कि आप जहाँ भी जाएं मैं आपके साथ रहूं। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलें ताकि मैं विदेश में भी आपका कार्य कर सकूं। विक्रम ने नम्रता भरे स्वर में कहा। सेठ विक्रम की बात सुनकर प्रसन्न हुआ और उसे अपने साथ ले गया। सेठ और विक्रम दोनों यात्रा पर निकल पड़े। वे दोनों एक समुद्री जहाज से सफर कर रहे थे। उस जहाज में व्यापार संबंधी भी बहुत सारा सामान लदा हुआ था। अचानक ही रास्ते में एक भयंकर तूफान में जहाज फंस गया। जहाज में सवार लोग घबरा कर समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाने का रास्ता तलाश करने लगे। जब जहाज में केवल सेठ और विक्रम ही बचे, जहाज तूफान में इस प्रकार फंसा हुआ था कि वो एक ही जगह चक्कर लगा रहा था, न आगे की ओर सरक रहा था न पीछे की ओर जा रहा था। विक्रम, तुमने बताया था कि तुम कठिन समय में काम आ सकते हो। इस संकट की घड़ी से ज्यादा और क्या होगा जब मृत्यु सामने खड़ी दिखाई दे रही है। अब तुम कुछ करो जिससे इस कठिन घड़ी से निकला जाए, सेठ ने विक्रम से कहा। सेठ की कठिनाइयों को समझते हुए विक्रम तुरंत ही रस्सा पकड़कर समुद्र में उतर गया। उसने देखा कि तूफान के कारण जहाज का लंगर गिर गया है, जिसकी वजह से जहाज आगे पीछे नहीं बढ़ रहा। विक्रम ने अपनी समस्त शक्ति का उपयोग करके लंगर को उठाना चाहा, परंतु वो इतना आसान कार्य नहीं था, अतः लंगर अपनी जगह से नहीं हिला। सेठ विक्रम को लंगर उठाते हुए देख रहा था। जब विक्रम असफल हो गया तो सेठ ने जहाज से लंगर बिल्कुल अलग कर दिया। लंगर के कटते ही जहाज तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ा। विक्रम जहाज के पीछे तैर रहा था, परंतु जहाज की गति विक्रम से कहीं अधिक थी। अचानक जहाज किसी अनदेखी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया और उसमें बैठा सेठ भी
जहाज के साथ समाप्त हो गया। विक्रम ने सोचा कि भाग्य ने उसका साथ दिया है, इसलिए वो बच गया। परंतु अगले ही क्षण उसके मन में ये विचार आया, अगर वो अपने कर्म के लिए जहाज से नीचे नहीं उतरता तो वो भी जहाज और सेठ के साथ समाप्त हो जाता। ये सोचते हुए वो समुद्र में हाथ पैर मार रहा था कि अचानक उसके हाथ में जहाज का एक टूटा हुआ हिस्सा आ गया और वो उसके सहारे तैरता रहा। जब उस तख्ते के सहारे तैरता हुआ वो समुद्र के किनारे लगा तो उसने देखा कि वो एक बहुत ही सुंदर नगर का समुद्री किनारा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वो नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो उस नगर के राजा के महल के द्वार पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अति वैभवशाली महल के द्वार पर एक शिलापट लगी हुई है, जिस पर लिखा है, सिंह देश की राजकुमारी सिंहवती को अपने पति के रूप में विक्रमादित्य की प्रतीक्षा है। शिलालेख पर लिखे इस वाक्य को पढ़कर विक्रम को काफी आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये सब क्या है और किसने लिखा है? लेकिन अगले ही पल उसके मन में ये विचार आया कि हो सकता है कि किसी ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी कर रखी हो। जो भी हो, जब वो कर्म एवं भाग्य के वशीभूत होकर यहाँ तक आ ही गया है तो आगे जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर विक्रम ने महल के अंदर प्रवेश किया। विक्रम स्वयं एक राजा था। उसे वैभव और सुंदरता की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो उस महल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। महल की सुंदरता देखते ही बनती थी। चारों ओर कीमती रत्न जड़े हुए थे। वो चलता चलता राजकुमारी के शयन कक्ष तक जा पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक अति सुंदर स्त्री, जो वास्तव में राजकुमारी सिंहवती थी, गहरी निंद्रा में सपने लोक में विचरण कर रही थी। शयन कक्ष में विक्रम के पांव रखते ही राजकुमारी उठकर बैठ गई। उसके उठते ही चारों ओर सुरीली घंटियां बजने लगी। विक्रम ने आगे बढ़कर राजकुमारी को अपना परिचय दिया और बताया, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। किसी प्रश्न के उत्तर को तलाश करता हुआ यहां तक आ गया हूं। विक्रम का परिचय पाकर राजकुमारी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। सारे राजमहल में विक्रम के आने की सूचना फैल गई। महल में जश्न मनाया जाने लगा। हर कोई खुशी से झूम रहा था। आज राजकुमारी की प्रतीक्षा का अंत हो गया था। विक्रम राजकुमारी की सुंदरता पर मुग्ध हो गया था और शिलापट पर लिखे वाक्य को ध्यान करके उसने सोचा, हो न हो, मेरे भाग्य में ये राजकुमारी ही मेरी पत्नी बनकर आई है। विक्रम और राजकुमारी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। राजकुमारी सिंहवती को पत्नी के रूप में पाकर विक्रम अपने उद्देश्य और अपना राज्य सब कुछ भूल चुका था। उसे अब सिंहवती के अलावा कुछ और नजर नहीं आता था। सिंहवती और विक्रम एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। एक दिन राजकुमारी की एक दासी ने विक्रम को एकांत में पाकर बताया कि वो राजकुमारी की दासी अवश्य है, परंतु राजकुमारी सिंहवती से अधिक प्रेम करती है। विक्रम उसकी बात सुनकर अचंभित रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दासी उसे मन ही मन प्रेम करती है। राजकुमारी सिंहवती जब शाम अपनी सखियों के साथ घूमने गई तो विक्रम उस दासी के पास पहुंचा। दासी उसे देखकर प्रसन्न हो उठी। दासी ने ही उसे बताया कि वो इस वक्त परीलोक में है और यहाँ से केवल वो ही उसे निकाल सकती है। दासी के द्वारा ही उसे अपने राज्य का हाल मालूम हुआ। दासी ने बताया, विक्रमादित्य, आप यहाँ आकर फंस गए हो। अपने राज्य में वापस चले जाओ। आपके जैसे न्यायप्रिय एवं दानी राजा के अभाव में वहाँ की जनता स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है। इस परिलोक में केवल जादू ही जादू है और कुछ नहीं। अगर आप यहाँ से जाना चाहें
तो अस्तबल में एक विशेष घोड़ी है जो आपको यहाँ से निकाल सकती है। आप किसी भी युक्ति से वहां से उस घोड़ी को निकालकर उसके द्वारा यहां से निकल जाओ। दासी ने विक्रम को वहां से चले जाने की युक्ति भी सुझाई। विक्रम ने दासी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और बोला, तुम जो कुछ भी बता रही हो मुझे सत्य प्रतीत होता है, परंतु तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? विक्रम के चेहरे पर असमंजस के भाव उभर आए थे। विक्रम, मैंने आपको जब से देखा है मैं आपको मन ही मन चाहने लगे हूं, परंतु मेरा तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वो स्वार्थ में प्रेम नहीं है, अर्थात मैं अपने प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारा अहित होते नहीं देख सकती। दासी ने विक्रम को अपने मन की बात बता दी। विक्रम दासी की बात से प्रभावित हुआ और दासी को धन्यवाद देता हुआ वहां से महल की ओर चला गया। महल में जाकर उसने दासी की कही हुई बातों पर विचार करना आरंभ किया। वो सोचने लगा, अगर मैं राजकुमारी से सीधे स्वभाव से जाने के बारे में कहूं तो शायद राजकुमारी इस पर राजी न हो, अतः कोई ऐसी युक्ति निकालनी होगी जिससे यहां से छुटकारा मिल जाए। अगले दिन विक्रम ने राजकुमारी से शिकार खेलने की इच्छा प्रकट की। विक्रम की इच्छा के अनुसार राजकुमारी सिंहवती ने सेवकों को आदेश देकर एक अच्छी नस्ल का घोड़ा विक्रम के लिए मंगवाया। विक्रम घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर शिकार के लिए चला गया। अब विक्रम के लिए ये नित्य का कार्य बन चुका था। वो रोजाना अस्तबल में से एक घोड़ा निकलवाता और जंगल में शिकार के लिए निकल जाता, परंतु उस विशेष घोड़े को पाने में वो अब तक असफल रहा था। एक दिन विक्रम की इच्छा की पूर्ति हो ही गई और उसे वो वांछित घोड़ी मिल गई। विक्रम घोड़ी पर जैसे ही सवार हुआ, घोड़ी हवा से बातें करने लगी। घोड़ी ने कुछ ही समय पश्चात विक्रम को उस जादुई नगर से बाहर निकाल दिया। विक्रम ने घोड़ी से नीचे उतरकर घोड़ी को वापस चले जाने को कहा। घोड़ी विक्रम का आदेश पाकर वापस जहां से आई थी उधर ही दौड़ पड़ी। कुछ ही क्षण पश्चात घोड़ी आंखों से ओझल हो गई। घोड़ी के चले जाने के पश्चात विक्रम धीरे धीरे चलता हुआ एक वन में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक योगी अपनी आंखें बंद किए हुए उपासना में लीन है। विक्रम उसके निकट जाकर बैठ गया। योगी ने आंखें खोलकर विक्रम की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो और यहां तक कैसे आए हो? विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, योगी महाराज, मेरा नाम विक्रम है और मैं धारा नगरी का रहने वाला हूं और अभी एक मुसीबत से छूटकर आ रहा हूं। विक्रम ने अपना सारा वृत्तांत योगी को सुनाया। योगी विक्रम की बात सुनकर एवं उसका परिचय पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और विक्रम को एक माला और छड़ी देते हुए कहा, विक्रम, ये माला और छड़ी जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये कोई साधारण वस्तुएं नहीं हैं, ये अनोखी वस्तुएं हैं। इस छड़ी की विशेषता ये है कि तुम्हारा कोई भी शत्रु यदि तुम्हारे निकट आता है तो ये अद्भुत छड़ी स्वयं ही उसकी पिटाई करने लगेगी। और ये माला जो मैंने तुम्हें दी है, इसे पहनने के बाद तुम अदृश्य हो जाओगे, अर्थात तुम तो हर किसी को देख सकोगे परंतु तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। योगी से छड़ी और माला लेकर विक्रम ने योगी को प्रणाम किया। योगी ने विक्रम को आशीर्वाद दिया। योगी का आशीर्वाद पाकर विक्रम वहां से रवाना हो गया। चलते चलते विक्रम ने सोचा कि मैंने कर्म किया और घोड़ी के द्वारा उस जादू नगरी से निकलने में सफल हो सका, इस कारण कर्म बड़ा हुआ। परंतु योगी के द्वारा ये अद्भुत भेंट के रूप में जो माला और छड़ी प्राप्त हुई है वो भाग्य की बात है। इन्हीं सब बातों को सोचकर विक्रम छड़ी और माला साथ लिए अपने राज्य की ओर बढ़ा। उसके रास्ते में जो भी कठिनाइयां आती विक्रम उसे अपनी वीरता से दूर कर देता था।
चलते चलते एक जगह विक्रम को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। विक्रम ने सोचा कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। अतः उसने तुरंत योगी द्वारा दी हुई माला को अपने गले में डाल लिया। अदृश्य होते ही विक्रम ने अपने चलने की गति तेज कर दी। थोड़ी दूर चलने पर विक्रम ने देखा कि दो व्यक्ति जो बहुत बलशाली थे आपस में लड़ रहे थे। विक्रम दूर रहकर ये जानने की चेष्टा करने लगा कि इन दोनों के झगड़े का कारण क्या है। दोनों व्यक्तियों में से एक ने कहा, मैं राजा विक्रम के विरुद्ध अपशब्द बोलने पर तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा कि तू सदा याद रखेगा। मैं तुझसे नहीं डरता, परंतु मैं उस राजा को राजा नहीं मानता क्योंकि वो अक्सर अपने राज्य से बाहर रहता है। उसे अपनी प्रजा का ख्याल नहीं है। दूसरा बोला, राजा विक्रम एक दयालु एवं प्रजा पालक राजा है और वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही राज्य से बाहर रहते हैं। विक्रम दोनों की बातें सुनकर ये तो समझ गया कि ये दोनों मेरे ही कारण झगड़ रहे हैं। अतः अपनी माला को गले से निकालकर वो उन दोनों के समीप पहुंचा और बोला, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बीच समझौता कराने का प्रयास करूंगा। तुम कौन हो और क्यों हमारे बीच में पड़ना चाहते हो? एक ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। विक्रम का नाम सुनते ही वे दोनों एक साथ बोल पड़े, क्या राजा विक्रमादित्य? हाँ, मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ, विक्रम ने कहा। इतना सुनते ही वे दोनों व्यक्ति विक्रम की तरफ झपटे और विक्रम को मारना ही चाहते थे कि योगी द्वारा दी गई छड़ी ने विक्रम के हाथ से निकलकर उन दोनों को मार मार कर अधमरा कर दिया। जब वे दोनों अचेत हो गए तो विक्रम ने देव का स्मरण किया और उसके आते ही विक्रम ने इन घटनाओं के बारे में जानना चाहा तो अगिया देव ने बताया कि ये दोनों तुम्हारे पूर्व जन्म के शत्रु थे जो तुम्हें मारना चाहते थे, परंतु अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इन्हें संभाल लूंगा। विक्रम वहां से आगे बढ़ा। अभी वो अपने राज्य में कदम रखना ही चाहता था कि दो व्यक्ति, जिनमें एक ब्राह्मण था और दूसरा जाट, उसके सामने आए और राजा को पहचान कर प्रणाम करके बोले, हम बहुत दूर से आए हैं राजन, काफी समय से आपके राज्य में रह रहे हैं, लेकिन आपसे मुलाकात न हो सके और हम अपने कष्ट दूर नहीं कर सके। इस कारण किसी और राज्य में जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में आपसे भेंट हो गई। विक्रम ने दोनों की बात सुनकर सोचा, जब ये दोनों दूसरे राज्य के हैं और अब तक उन्हें कुछ नहीं मिला है तो इन्हें कुछ देना चाहिए, वरना मेरे दानवीर होने का क्या अर्थ रह जाएगा। इन सब बातों पर विचार करते हुए विक्रम ने योगी से प्राप्त हुई छड़ी और माला ब्राह्मण और जाट को दान में दे दी और उनकी विशेषता के बारे में उन्हें बता दिया और कहा, इस समय शरीर पर पहने कपड़े और इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता। हम तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गए थे महाराज। रिपीट, हम तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गए थे महाराज, और जो चीजें आपने हमें दी हैं वो भी कम नहीं हैं। आप दान वीरता में सबसे महान हैं। राजा की प्रशंसा करते हुए वे दोनों चले गए। उनके जाने के पश्चात विक्रम ने सोचा, मैंने तो छड़ी और माला अपने भाग्य से पाई थी, परंतु वे दोनों व्यक्ति अपने कर्म अनुसार जो उन्होंने यहाँ आकर मेरे ऊपर विश्वास करके किया था, मुझसे छड़ी और माला ले गए। अतः कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है ये निर्णय करना कठिन है। अपितु ये कहा जा सकता है कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और सदा साथ साथ चलते हैं। अगर भाग्य साथ दे और मनुष्य कर्म न करे तो फल नहीं मिलता। यदि मनुष्य निष्ठा पूर्वक अपना कर्म करे परंतु भाग्य साथ न दे तो सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए कर्म के बिना भाग्य
और भाग्य के बिना कर्म अधूरे हैं। अपने राज्य में पहुंचकर विक्रम ने उन दोनों व्यक्तियों को दरबार में बुलवाया और कहा, कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो मनुष्य सफल होता है। इस कथा को सुनकर पुतली शांत हो गई। इस प्रकार आज का शुभ मुहूर्त भी पुतली की कहानी सुनने में ही बीत गया और राजा भोज के सिंहासन पर बैठने की लालसा पूरी न हो सकी। राजा भोज ने अगले दिन का शुभ मुहूर्त निकालने का आदेश देकर सभा को समाप्त किया। प्रातःकाल जल्दी उठकर राजा भोज शुभ मुहूर्त के अनुसार छठे दिन सिंहासन की ओर कदम बढ़ाने लगा। तुरंत ही एक तेज स्वर सुनकर राजा के आगे बढ़ते कदम रुक गए। उस सिंहासन में से छठी पुतली रमा भाभा ने निकलकर राजा भोज का रास्ता रोक लिया था।